ये कहानी शुरू होती है एक जख्मी एडवेंचरर से जो डंजन की गुफा में घुटनों के बल गिर जाता है। उसका साथी पूछता है, क्या तुम ठीक हो? फिर वो उसे सहारा देकर कहता है, थोड़ा और पेशेंस रखो। लेकिन अगली ही पल वो एडवेंचरर फिर से गिर जाता है। उनका सीनियर पूछता है, कितने लोग अब तक मर चुके हैं? पास खड़े साथी नोटिस करते हैं कि हीलर्स के पास अब ज्यादा माना नहीं बचा है। एक नाइट चिंतित होकर कहता है, अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो हम सब मर जाएंगे। लेकिन वो जख्मी एडवेंचरर मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं, हम ठीक रहेंगे क्योंकि हमारे पास एम्पायर की होप है। हीरो बर्न हमारे साथ है। बर्न पलटकर कहता है, क्योंकि मैं उसकी आवाज सुन पा रहा हूं, मतलब वो अभी ठीक है। लेकिन पूरी पार्टी के चेहरे पर बेचैनी झलक रही थी। शुरुआत में सब्जुगेशन पार्टी में 74 लोग थे और अब उसके पीछे सिर्फ 43 लोग बचे हैं। बर्न ने अपनी मुट्ठी भींची और खुद को समझाया, हमने 31 लोगों को नहीं खोया, बल्कि 43 लोग अब भी जिंदा हैं। लेकिन सच ये था कि चाहे सबने जी जान लगा दी हो, फिर भी वो अपने 31 साथियों को बचा नहीं सके। उसे याद आया कि सब लोग पहले से ही इस नतीजे के लिए तैयार थे, क्योंकि आखिरकार ये डंजन 7 महान मलेवोलेंट डंजन्स में से एक है। तभी एक वॉरियर ने आगे इशारा करते हुए कहा, बर्न वहां देखो। बर्न ने अपनी नजर उठाई और कहा, आखिरकार हम हमारे गोल पर पहुंच गए। उनके सामने था कोर ऑफ द प्राइमोर्डियल वर्ल्ड, डंजन का आखिरी छोर। यहां वो तमाम खजाने थे जिनकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी, और यहीं था इंसान द्वारा बनाई गई 36वीं मास्टरपीस, वो जगह जहां इस डंजन का बॉस रहता है। बर्न ने अपनी तलवार पीछे से निकाली और अपनी टीम से बोला, लाइन में लगो, सोर्ड्समैन और शील्ड यूनिट आगे आओ, और मेजस लाइट दो। हमें हमारा फील्ड ऑफ विजन क्लियर रखना है। तभी जादूगरों ने नोटिस किया कि वाइब्रेशन रुक गया है। उन्होंने लाइट को और तेज करने की कोशिश की। बर्न ने चेतावनी दी, सावधान रहो। तभी कई लाइट की बॉल्स आगे बढ़कर जगह को रोशन करते हैं और अंधेरे से झांकती कई चमकीली पीली आंखें उन्हें नजर आती हैं। तभी अचानक बर्न के सामने एक मॉन्स्टर का खुला हुआ मुंह नजदीक आ रहा था, जिसमें तेज धारदार दांतों की कई कतारें थीं। वो घबरा कर चिल्लाया, भागो यहां से, हम इस मॉन्स्टर से नहीं जीत सकते। थोड़ी देर बाद एक स्केलेटन जिसका नाम पैड्रिक है, वो बोलता है, तो शॉर्ट में कहें, तुम यहां सो रहे थे और इंसान अंदर घुस आए, और फिर तुमने अपनी थकान पर काबू पाकर उनसे लड़ाई भी की। यही कहना चाहते हो तुम, है ना? हमारे प्रोटैगोनिस्ट ने कंफर्म किया, हाँ बिल्कुल, हमारी इस कहानी का प्रोटैगोनिस्ट यही मॉन्स्टर है जो इंसानों और अपनी नींद दोनों से लड़ रहा है। हमारा प्रोटैगोनिस्ट कहता है, अब तुम्हें शांत हो जाना चाहिए पैड्रिक। पैड्रिक चिल्लाकर कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं इस सिचुएशन में शांत हो सकता हूं? तुम्हारा जैसा मॉन्स्टर एक फाइनल बॉस कैसे हो सकता है? जिसे बॉस मॉन्स्टर माना जाता है, वो कैसे तब तक सो सकता है जब तक कि इंसान खुद चलकर उसके सामने ना आ जाए? क्या इस बात का कोई सेंस बनता है? तुम्हारा माइंडसेट ही तुम्हारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तभी रीनी कहती है, मुझे तो पता ही नहीं था कि सिर्फ एक उबासी से इंसानों को भगाया जा सकता है। फिर वो अपने गालों पर हाथ रखकर कहती है, मिस्टर स्वॉलो की डिग्निटी ने मुझे फिर चौंका दिया। पैड्रिक उसकी ये लविंग नजर देखकर निराशा में सोचता है, हाँ, अब मेरे हार मान लेने का टाइम आ गया है। फिर वो अपने सिर को पकड़कर कहता है, डंजन खत्म हो गया। प्रोटैगोनिस्ट बोला, तुम ऐसा मत सोचो, अगर तुम ज्यादा सोचोगे तो तुम्हारी हड्डियां सड़ जाएंगी। 7 डंजन जो अब इंसानों के लिए जीतना नामुमकिन हो चुके हैं, और इनमें से एक है कोर ऑफ द प्राइमोर्डियल वर्ल्ड, 7 महान मेलेवोलेंट डंजन्स में से एक। हमें बताया जाता है कि अधिकतर डंजन्स का अंत इंसानों की जीत के साथ होता है। इंसान डंजन्स पर कभी भी अटैक कर सकते हैं, जिससे मॉन्स्टर्स हमेशा डिफेंस के लिए तैयार रहने की मजबूरी में रहते हैं, और ये उनके लिए बेहद अनफेयर स्थिति होती है। बार बार की लड़ाइयों ने डंजन को अविश्वसनीय रफ्तार से कमजोर कर दिया। हालांकि समय के साथ अनगिनत नए डंजन्स बने और इंसानों ने उन्हें क्लियर भी कर दिया। लेकिन कुछ ऐसे स्पेशल डंजन्स थे जिन्हें इंसान छू भी नहीं सकते थे। ये थे ग्रेट ईविल डंजन्स, और सही मायने में वो 7 ग्रेट ईविल डंजन्स जिन्हें इंसान ने इम्पॉसिबल टू कॉन्कर का दर्जा दिया था। इन ग्रेट ईविल डंजन्स में प्राइमोर्डियल वर्ल्ड का कोर ह्यूमन वर्ल्ड में सबसे खतरनाक डंजन माना जाता है। इसकी रखवाली दर्जनों खतरनाक जीव करते हैं, और डंजन के अंदर 3 क्रॉस रोड्स के गेटकीपर्स इंतजार करते हैं। बाएं वाले रेड क्रॉस रोड पर था होमंकुलस, जिसे डैगर वील्डिंग मेड रीनी गार्ड करती है। बीच के ब्लू क्रॉस रोड का जिम्मा था डेथ नाइट पैड्रिक के पास, और दाएं वाले डर्टी पाथ के बारे में तो बस इतना पता था, वहां रहस्यमयी टेंटिकल्स मौजूद हैं। और इस इम्पेनेट्रेबल फोर्ट्रेस का सुप्रीम रूलर था एम्पायर के एंशिएंट मिथ्स में वर्णित प्राइमोर्डियल मॉन्स्टर स्वॉलो। रीनी ने किताब बंद की और कहा,
किताब में यही लिखा है। फिर रीनी ने स्वॉलो से कहा, जैसा आपने कहा था, इस तरह की किताबें इंसानों तक पहुंचाने के बाद डंजन में आने वाले लोगों की संख्या निश्चित रूप से बढ़ गई है। स्वॉलो ने कहा कि डंजन को बनाए रखने का भी एक तरीका होता है, जानते हो? अगर हम खुद को बहुत ज्यादा रहस्यों से घेर लेंगे तो इंसान अंदर आने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। इसलिए थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ऐसे फैलाओ कि उन्हें गलतफहमी हो जाए कि वो इस डंजन के बारे में सब कुछ जानते हैं। जब उन्हें आधी अधूरी इंफॉर्मेशन दिखेंगी तो वे उसकी तरफ ऐसे आकर्षित होंगे जैसे पतंगे आग की तरफ। लेकिन फिर भी मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वो इतनी बड़ी संख्या में यहां तक आ जाएंगे। शायद उनकी संख्या 74 थी, रीनी ने कहा। हालांकि उनके ज्यादातर इक्विपमेंट मिस्टर ब्लैक टेंटिकल्स के द्वारा पिघला दिए गए हैं, इसलिए वो अब अनुपयोगी हैं। वो सभी हथियार कबाड़ बन गए हैं, सिर्फ सबसे महंगा इक्विपमेंट ही बचा है। अगर मिस्टर ब्लैक टेंटिकल्स की जगह रीनी होती तो मैं सामान को नुकसान पहुंचाए बिना इंसानों की देखभाल कर लेती। स्वॉलो ने हाथ अपने सीने पर रखा और उसकी एनर्जी एक जगह इकट्ठा हो गई और स्वॉलो ने अपने ह्यूमन फॉर्म में आकर रीनी के सिर पर हाथ फेरा और कहा, हां, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। रीनी शर्म से लाल हो गई और हल्का सा हंस दी। पैड्रिक ने कहा, एक्सक्यूज मी, हम यहां एक मीटिंग के लिए इकट्ठे हुए हैं, है ना? पैड्रिक ने हंसते हुए आगे कहा, क्या प्यारा माहौल है। ऐसा लग रहा है कि जैसे बस हवा में सांस लेने से ही कैविटी हो जाएगी, बल्कि ऐसा लग रहा है कि सिर्फ दांत नहीं, दिमाग भी सड़ जाएगा। फिर उसने कहा, वैसे बॉस, अगर तुम्हें शेप चेंज करनी है तो ठीक से करो। अभी अभी मैंने देखा कि जब तुम रीनी के सिर पर हाथ फेर रहे थे तो तुम्हारी 6 उंगलियां थीं। प्रोटैगोनिस्ट ने हाथ देखा और हां, वो सही कह रहा था। पैड्रिक ने आगे कहा, यह तो पिछली बार से बेहतर है, जब तुम्हारे 40 से ज्यादा दांत थे और जब तुम मुस्कुराते थे तो मेरी रीढ़ तक सिहरन दौड़ जाती थी। रीनी ने चिढ़कर कहा, तुम्हारी हड्डियों का क्रैकिंग साउंड बहुत तेज है। रीनी ने चुपचाप उसे देखा और सोचा कि अगर उसे यह सब घिनौना लगता है तो शायद उसे डंजन प्रोटेक्टर की जॉब छोड़ देनी चाहिए। थोड़ी देर बाद रीनी हाथ में पेपर्स का एक बंडल लेकर आई और बोली, अब काम की बात करते हैं। जैसा कि सब जानते हैं, लोग आखिरकार डंजन के सही क्रॉस रोड पर अटैक करने लगे हैं। समस्या यह है कि उस क्रॉस रोड को बचाने वाले मिस्टर ब्लैक टेंटिकल्स इस प्रक्रिया में गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इनमें से एक की हालत तो काफी क्रिटिकल है। स्वॉलो ने जम्हाई लेते हुए कहा, डरने की जरूरत नहीं है। आखिरकार ब्लैक टेंटिकल की रिजेनरेशन पावर तुम्हारी समझ से भी परे है। देखते हैं क्या होता है, और अगर हालत सच में बिगड़ी तो कोई नया प्रोटेक्टर ढूंढ लेंगे। पैड्रिक ने खुशी से कहा, ओह बॉस, जब आप नया प्रोटेक्टर ढूंढने जाओ तो एक साथ 2 ढूंढ लेना ताकि 2 जगह कवर हो जाएं। स्वॉलो ने हैरानी से पूछा, तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारा तो मेरे साथ लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट है और वैसे भी लोग सिर्फ उसके राइट क्रॉस रोड पर ही आते हैं। पैड्रिक ने अंदाजा लगाया और कहा, हो सकता है कि इंसान एक और सब्जुगेशन पार्टी बना रहे हों डंजन पर अटैक करने के लिए। रीनी ने बताया, आजकल लोग एक दूसरे को मैसेज भेजने के लिए कम्युनिकेशन स्पेल्स का खूब इस्तेमाल करते हैं, इसलिए सही क्रॉस रोड की जानकारी शायद पहले ही फैल चुकी होगी। स्वॉलो ने टेबल पर हाथ मारते हुए कहा, तो फिर हमें भी सोचना पड़ेगा। तुम दोनों ध्यान से सुनो, सबसे पहले हम पोजीशंस बदलेंगे। रीनी, तुम अब तक लेफ्ट वाले रेड पाथ की प्रोटेक्टर थी, अब से तुम राइट वाले डर्टी क्रॉस रोड की देखभाल करोगी। अटैकर्स सोचेंगे कि ये खाली है और वहां दौड़ पड़ेंगे, बस तुम्हें उन्हें रोकना होगा। रीनी ने मुट्ठी भींचकर खुशी से कहा, मिस्टर स्वॉलो, वहां आने वाले किसी भी नंबर के लोगों को मैं रोक सकती हूं। फिर स्वॉलो ने पैड्रिक की तरफ मुड़कर कहा, और तुम लेफ्ट वाले रेड क्रॉस रोड को संभालोगे, जिसे आमतौर पर रीनी प्रोटेक्ट करती है। पैड्रिक चौंक गया और कहा, मैं ही क्यों? स्वॉलो ने समझाया, जो लोग समझ जाएंगे कि रीनी अब डर्टी क्रॉस रोड पर है, वे उसके यूजुअल रेड क्रॉस रोड की तरफ आएंगे और तुम उन्हें वहीं रोक लेना। इस तरह हम दोनों अटैक्स को रोक पाएंगे। पैड्रिक ने हाथ उठाकर कहा, रुकिए, अगर लोग बीच वाले ब्लू क्रॉस रोड पर चले गए तो? स्वॉलो थोड़ी देर रुका और फिर बोला, तो फिर उन्हें मेरे साथ डेट करनी पड़ेगी। पैड्रिक ने निराश होकर कहा, यह कैसी बेढंगी प्लानिंग है? रीनी ने खुशी से कहा, मिस्टर स्वॉलो, परफेक्ट प्लान है। पैड्रिक ने मन में कहा, धत्त तेरे की। फिर रीनी ने कहा, चलो, सबसे अर्जेंट मैटर तो डिस्कस हो गया, अब बस ये तय करना है कि उस सोर्ड का क्या करना है। स्वॉलो ने चौंक कर पूछा, तलवार? कौन सी तलवार? रीनी ने बताया, वही जो इस बार सब्जुगेशन पार्टी के लीडर के पास थी। पैड्रिक ने कहा, लगता है इस बार जो इंसान आए थे वो काफी स्ट्रांग थे, जो ऐसी तलवार लेकर घूम रहे थे। स्वॉलो ने कहा, कम से कम उस तलवार का डिस्क्रिप्शन तो दो। पैड्रिक ने कहा, मुझे पक्का यकीन है कि तुमने भी इसके बारे में सुना होगा। फिर उसने पास रखे सोर्ड के हिल्ट को देखा और कहा, यही है। उसने तलवार उठाकर घुमाई और कहा, यह है 36 मास्टरपीस वेपन्स में से एक, जो ह्यूमंस के बीच बहुत फेमस हैं।
हालांकि ये असली वेपन जैसा नहीं है, लेकिन लगता है ये सोर्ड नंबर 14 है। शायद इसका नाम टानाबेला है। प्रोटैगोनिस्ट ने अपना सर खुजाते हुए कहा। हाँ, अब मुझे याद आ रहा है, वो सारे 36 मास्टरपीस वेपन्स थे, है ना? पैड्रिक ने कहा। रिनी का एक वेपन भी 36 मास्टरपीस वेपन्स में से एक है। स्वॉलो ने सोचते हुए पूछा, क्या इंसान इतने अच्छे वेपन्स अपने पास रखते हैं? पैड्रिक ने अपने हाथ में तलवार देखते हुए कहा, इसके साथ क्या करें? अगर इसे एंट्रेंस पर दे दिया तो इंसान इसे वापस ले जाएंगे, और अगर ये फिर उनके हाथ लग गई तो और सिर दर्द बढ़ जाएगा। स्वॉलो ने कहा, तुम भी तलवार यूज करते हो ना, तो फिर तुम क्यों नहीं ले लेते? पैड्रिक ये सुनकर थोड़ा हैरान हो गया। फिर उसने पूछा, क्या मैं सच में इस वेपन को ले सकता हूं? प्रोटैगोनिस्ट ने कहा, तुम इसे रख सकते हो। यह सुनकर पैड्रिक हंस पड़ा और बोला, लगता है अब कोई चॉइस नहीं है। आखिरकार ये बॉस का ऑर्डर है। राइटर हमें बताता है, यह है प्राइमोर्डियल रियल्म का कोर, जहां एक खतरनाक होमनक्यूलस मेड, ग्रेव एनर्जी से भरा डेथ नाइट और एक विशाल प्राचीन मॉन्स्टर रहता है। स्वॉलो ने टेबल पर अपना सिर पटका और कहा, क्योंकि अब मैंने तुम्हें वो तलवार दी है, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम उस रेजिग्नेशन लेटर को फाड़ दो जिसे तुमने अपनी पसलियों में छिपा रखा है। रिनी ने पूछा, मिस्टर स्वॉलो, बचा हुआ प्रॉफिट का क्या करना चाहिए? प्रोटैगोनिस्ट टेबल पर कोहनी टिकाते हुए बोला, हमेशा की तरह करो, जितना चाहिए रख लो, और बाकी का इस्तेमाल अगले वॉरियर्स को डंजन्स के अंदर लाने के लिए करो। रिनी ने खुश होकर ताली बजाई और कहा, ठीक है। फिर उसने आगे कहा, वैसे हम मैजिक आइटम्स का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते, क्यों ना इनके मना स्टोन्स निकालकर बेच दें, अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। स्वॉलो ने कहा, ऐसा है क्या? तो शायद मुझे ह्यूमन विलेज जाना चाहिए। उसके सब वो नर्डिनेट्स चौंक कर बोले, क्या? स्वॉलो ने पूछा, तुम इतना सरप्राइज क्यों हो रहे हो? पैड्रिक ने सजेशन दिया, शायद रिनी को ह्यूमन विलेज जाना चाहिए। स्वॉलो ने पूछा, क्यों? पैड्रिक बोला, क्योंकि तुम ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म होने में अच्छे नहीं हो। यह सुनकर स्वॉलो थोड़ा उदास हो गया। फिर वो बोला, ठीक है, तो फिर रिनी, तुम ढेर सारे टेस्टी सामान लेकर आना। कुछ देर बाद रिनी जंगल के रास्ते चल रही थी और बोली, आज मौसम अच्छा है। फिर वो स्वॉलो के बारे में सोचते हुए बोली, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी मिस्टर स्वॉलो। थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति मना स्टोन्स देखते हुए बोला, अफसोस, हम इन्हें बस ऐसे ही खरीद नहीं सकते। रिनी ने पूछा, पर क्यों? व्यक्ति ने नीचे झुककर कैबिनेट से एक स्टोन निकाला और बोला, ये एक भी रैंक मना स्टोन्स हैं। आम इंसान को इन्हें खरीदने के लिए 10 साल मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन तुम तो इससे भी कीमती स्टोन्स लाई हो। इन्हें सिर्फ कोर्ट मैजिशियन या मैजिक टावर के हाई रैंक मैजिशियन ही इस्तेमाल कर सकते हैं। उसने आगे कहा, या तो कैपिटल के ज्वेलर जो रॉयल फैमिली से जुड़े हों, या मैजिक टावर का कोई व्यक्ति वही इन स्टोन्स को खरीद सकता है। रीनी ने सोचा, कैपिटल बहुत दूर है, तो क्या मुझे मैजिक टावर जाना चाहिए? उसने बैग उठाया और बाहर निकलते हुए कहा, ठीक है, मैं यहां से जा रही हूं। शॉपकीपर ने उसे गुड जर्नी कहा, फिर चिल्लाया, अरे बच्ची, तुम एक स्टोन यही भूल गई हो। रिनी ने मुड़कर कहा, यह तो एक छोटा सा टिप है, और हां, जानकारी देने के लिए शुक्रिया, इंसान। शॉपकीपर बुदबुदाया, अजीब बच्ची है। यह भी तो इंसान ही है ना? कुछ देर बाद मैजिक टावर के विंग में एक गिल्ड मेंबर ने पूछा, क्या तुम मना स्टोन्स बेचने आई हो? तो फिर तुम्हें गिल्ड मास्टर से मिलना चाहिए। रीनी ने कहा, ठीक है, तुम मुझे उनके पास ले चलो। जैसे ही वो लोग सीढ़ियां चढ़ रहे थे, गिल्ड मेंबर ने समझाया, मैं तुम्हें गिल्ड मास्टर के ऑफिस तक ले जाऊंगा, बस तुम मुझे फॉलो करो। रीनी ने सोचा, मतलब ये पूरी बिल्डिंग इस तरह बनाई गई है कि मेज टावर का हेड सबसे ऊपर बैठता है। इंसानों के मेज टावर्स बिल्कुल डंजन जैसे हैं। गिल्ड मेंबर ने एक तरफ इशारा किया और बोला, ये रहा गिल्ड मास्टर का ऑफिस। कुर्सी पर बैठी उसकी तरफ मुड़कर देखने वाली शख्सियत थी गिटसेमर, इस मेज टावर गिल्ड की लीडर। वो मुस्कुराकर बोली, तुम्हारा यहां आने के लिए धन्यवाद, मैं गिटसेमर हूं। फिर उसने पूछा, तुम कौन हो? रीनी को महसूस हुआ कि इस औरत के पास बहुत बड़ी माना रिजर्व्स हैं। रीनी ने अपनी हुड सीधी करते हुए जवाब दिया, मैं रीनी हूं। गिल्ड लीडर ने कहा, मुझे बताया गया था कि एक छोटी बच्ची आई है, इसलिए पहले मैंने इग्नोर करने का सोचा था, लेकिन गार्ड्स ने कहा कि उसके पास बहुत सारे माना स्टोन्स हैं। हमारे मेज टावर विंग के बारे में तुम्हें पता ही होगा। अगर तुम इन्हें लाई हो तो ये हाई क्वालिटी स्टोन्स होने चाहिए। रीनी ने बैग खाली किया और बोली, आप खुद चेक कर लीजिए। गिल्ड लीडर ने उन स्टोन्स को देखकर हैरानी से सोचा, ये तो ए रैंक मना स्टोन्स हैं, और इनमें से कुछ तो लगभग बेस्ट क्वालिटी के हैं। ये छोटी लड़की इन्हें कहां से लाई है, और आखिरकार ये लड़की कौन है? गिल्ड लीडर ने फिर पूछा,
ये सब माना स्टोन्स तुम्हें कहां से मिले? अचानक गिल्ड लीडर की नजर उसके बालों पर पड़ी और उसने सोचा, एम्पायर के 8 बड़ी फैमिली में से एक फैमिली सिल्वर हेयर वाली फैमिली है। क्या ऐसा हो सकता है कि उस घर की बेटी घर से भाग गई हो और चुपके से पत्थर यहां ले आई हो? ऐसा ही होना चाहिए, वरना इतनी छोटी लड़की के पास इतने सारे मैना स्टोन्स कैसे हो सकते हैं? गिल्ड लीडर ने मन में कहा, तो क्या ये एक नोबल लेडी है? फिर उसने रीनी से माफी मांगी और कहा, माफ करना, मुझे नहीं लगा था कि सामान इतना हाई क्वालिटी होगा। हमारे मेज टावर को सारे मैना स्टोन्स चाहिए। कैसा रहेगा अगर हम तुम्हें हर स्टोन पर 50 गोल्ड कॉइन्स दें, और जो बेस्ट कंडीशन वाले स्टोन हैं उनके लिए 80 सोने के सिक्के? रीनी ने उसकी बात को दोहराया, क्या 50 सोने के सिक्के? फिर उसे शॉपकीपर की बात याद आई। एक आदमी को साल भर में सिर्फ 10 सोने के सिक्के मिलते हैं, 10 साल में भी 100 सोने के सिक्के, और यहां वो मुझे एक पत्थर के लिए 50 सोने कॉइन्स दे रही है। रीनी ने ठंडी आवाज में कहा, इंसान, अगर तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो तो तुम मरोगी। गिल्ड लीडर यह सुनकर चौंक गई और उसने सोचा, डैम, लगता है ये लड़की उतनी मासूम नहीं जितनी दिखती है। फिर लीडर ने कहा, सच कहूं तो हमारे गिल्ड के पास इतने पैसे नहीं हैं कि सब स्टोन खरीद सकें, चाहे हमारे गिल्ड के सभी पैसे मिला भी दें। रीनी ने कहा, तो जितने अफोर्ड कर सकते हो उतने स्टोन खरीद लो। कुछ देर बाद गिल्ड लीडर ने एक कॉइन बॉक्स खोला और कहा, 2000 सोने के सिक्के, यही हमारा कुल फंड है। क्या तुम चाहोगी कि हम बाकी माना स्टोन्स का भुगतान अन्य मैजिक आइटम्स से करें? रीनी ने एक कॉइन उठाकर पूछा, क्या तुम श्योर हो कि वो आइटम्स वैल्यूएबल होंगे? गिल्ड लीडर बोली, तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, कृपया इधर आओ, मैं तुम्हें अभी वो मैजिक आइटम्स दिखा दूंगी। सीढ़ियां चढ़ते हुए गिल्ड लीडर ने बताया, हम आमतौर पर स्ट्रेंजर्स को यहां नहीं लाते, लेकिन तुम्हें हम एक एक्सेप्शन मान रहे हैं, मिस रीनी। कुछ देर बाद वो स्टोरेज रूम में पहुंचे और गिल्ड लीडर ने कहा, ठीक है, ये है हमारे टावर का स्टोरेज रूम। फिर गिल्ड लीडर ने रीनी को एक आर्टिफैक्ट दिखाते हुए कहा, देखो, ये है एक टियारा जिसमें 4 कैरेट के डायमंड्स लगे हैं। बीच में छोटे मना स्टोन्स जड़े हुए हैं जो मेजेस के लिए काफी यूजफुल होते हैं। उसने दूसरा आइटम दिखाते हुए कहा, यह है लिविंग ब्लैक पर्ल। अगर इसके मालिक के आसपास कहीं पॉइजन होगा तो यह सिग्नल देता है। इसे एल्केमिस्ट्स ने बनाया है। रीनी ने अपने हाथ में उस आइटम को देखते हुए सोचा, क्या एल्केमी? गिल्ड लीडर थोड़ी कंफ्यूज्ड हुई और मन ही मन बोली, क्या हुआ? फिर उसने कहा, ओह माय, लगता है मिस रीनी को यह पसंद नहीं आया। खैर, एल्केमी वैसे भी बहुत हाइजीनिक फील्ड नहीं है, इसलिए बहुत लोगों को इससे नफरत होती है। उसने तुरंत एक और बॉक्स खोला और कहा, तो ये कैसा रहेगा? उसमें एक हार्ट शेप्ड क्रिस्टल रखा था। उसने समझाया, इसे कहते हैं क्रीमसन लव स्टोन। ये जेम स्टोन तुम्हारा प्यार सच कर सकता है। रीनी की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उसने मन ही मन सोचा, क्या एक जेम स्टोन सच में प्यार पूरा करवा सकता है? गिल्ड लीडर ने आगे बताया, अगर तुम इस स्टोन में माना डालो अपने प्यार के सामने, तो इसके अंदर की स्पिरिट तुम्हें इटर्नल लव दिला सकती है। रीनी पत्थर के पास झुकते हुए बोली, क्या सच में? बिल्कुल, किसी के साथ भी। गिल्ड लीडर ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, मैं अपने मेज टावर के लीडर के टाइटल की कसम खा सकती हूं। ऐसा लग रहा था कि रेनी को यह पसंद आया। उसने तुरंत कहा, मुझे यह चाहिए। तभी गिल्ड लीडर ने पत्थर उठाकर कहा, बाकी स्टोन्स के बारे में तो मैं पक्का नहीं कह सकती, लेकिन ये वाला स्टोन अलग है। इसके जरिए तुम एम्परर का दिल भी चुरा सकती हो, इसलिए इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। रीनी यह सुनकर हैरान हो गई। फिर उसने एक लंबी सांस ली और अपना वेपन निकालते हुए कहा, तो फिर यह कैसा रहेगा? गिल्ड लीडर उस वेपन को देखकर पूरी तरह हैरान हो गई और उसने पूछा, यह वेपन तुम्हें कहां से मिला? रीनी ने कहा, मैंने सारे पैसे तुम्हें पहले ही दे दिए हैं, इसलिए अब तुम्हें यह स्टोन मुझे बेचना ही होगा। थोड़ी देर बाद एक टावर के मेंबर ने गिल्ड लीडर से पूछा, क्या तुमने सचमुच वो क्रिस्टल दे दिया? गिल्ड लीडर ने कहा, हां। हाइम ने पूछा, क्या तुम नहीं जानते कि वो आइटम क्या है? अगर तुमने सच में वो आइटम उस बच्ची को दिया है तो वो बच्ची सच में मर जाएगी। गिल्ड लीडर ने अपने हाथ में रिंग ली और कहा, तो क्या? फिर स्टोन को ध्यान से देखते हुए बोली, वो बेवकूफ नोबल औरत खुद इस स्टोन को चाहती थी और उसने पर्सनल एक्सचेंज किया है। हाइम ने विरोध किया, लेकिन गिल्ड लीडर ने कहा, रिलैक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब वो लड़की उस क्रिस्टल को इस्तेमाल करेगी तो वो मर जाएगी, और जिस आदमी को ये परेशान करने वाली लड़की पसंद करती है वो भी मर जाएगा, और तब कोई सबूत नहीं बचेगा। गिल्ड लीडर नहीं जानती थी कि दूसरा इंसान कौन है, लेकिन उसके लिए उसे थोड़ा अफसोस जरूर हुआ। सीन शिफ्ट होता है और हमें 7 डंजन्स ऑफ ग्रेट इविल में से एक डंजन के बॉस का किला दिखाया जाता है। एलिजाबेथ, जो उस डंजन की बॉस थी, वो अपने सिजर्स घुमाती हुई किसी से बोली,
तुम्हारे बालों के सिरों पर पूरी तरह से ड्राइनेस आ चुकी है। उसने एक बालों की लट काट दी। कुर्सी पर बैठी रीनी ने अचानक वहां आने के लिए माफी मांगी। एलिजाबेथ ने कहा, इतना काफी है। पड़ोसी एक दूसरे की हेल्प करें, ये तो नेचुरल है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, और तुम्हारा प्रिटी फेस मुझे हमेशा खुशी देता है। आप इतनी सुंदर हैं कि आप चाहे जो भी करें आप अच्छी ही लगेंगी। इतना कहते हुए एलिजाबेथ के मन में एक हल्की सी ईर्ष्या उठी कि काश वो भी एक होमंकुलस होती। वो कंघी उठाते हुए बोली, सोचो, तुम्हारा ये खूबसूरत चेहरा कभी बूढ़ा ही नहीं होगा। रीनी मुस्कुराई और बोली, लेकिन तुम तो मुझसे भी ज्यादा यंग लगती हो, और तुम्हारी स्किन तो मेरी से भी ज्यादा गोरी है। एलिजाबेथ ने अपनी केप उतारी और कहा, तुम्हें पता भी है मैं रोज कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स के लिए कितना खून खर्च करती हूं। रीनी थोड़ी शर्माते हुए पूछ बैठी, तो अब तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो? एलिजाबेथ मुस्कुराई और बोली, ऑफ कोर्स, तुम सबसे खूबसूरत लड़की हो जिसे मैंने अभी तक देखा है। तुम्हें रिजेक्ट करने की हिम्मत नहीं करेगा। रीनी ने थोड़ी ऑकवर्ड हंसी हंसी। तभी एलिजाबेथ ने पूछा, वैसे तुमने आज ये ड्रेसअप क्यों किया है? कहीं तुम किसी को कन्फेस करने तो नहीं जा रही? रीनी ने हाथ में पकड़े पत्थर को देखते हुए धीरे से कहा, क्या कन्फेस? हाँ, मैं अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने ही जा रही हूं। एलिजाबेथ ने हैरानी से रीनी को देखा और चिल्लाकर कहा, क्या सीरियसली? कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रही? एलिजाबेथ ने तुरंत पूछा, तुम किसको कन्फेस कर रही हो? रीनी ने खुशी से जवाब दिया, मिस्टर स्वॉलो को। यह सुनकर एलिजाबेथ हैरान हो गई। फिर उसने चौंक कर कहा, तुम इतनी हैवी जोक्स इतनी आसानी से कैसे कर लेती हो? शायद ये तुम्हारा होमंकुलस नेचर है। लेकिन रीनी ने अपने हाथ कसकर भींचे और गंभीरता से कहा, मैं मजाक नहीं कर रही। मैं आज सच में मिस्टर स्वॉलो को अपने दिल की बात बताने वाली हूं। एलिजाबेथ ने माथे पर हाथ मारा और बोली, आखिरकार उसमें तुम्हें क्या पसंद है? वो तो ऐसा इडियट है जिसकी स्ट्रेंथ भी मुश्किल से डिटेक्ट होती है। रीनी ने जवाब दिया, उसमें कई स्ट्रांग पॉइंट्स हैं, और सबसे बड़ी बात, वो रिलायबल है। एलिजाबेथ ने हंसते हुए कहा, रिलायबल? हाँ, दुनिया में सबसे रिलायबल इंसान। लेकिन उसकी लेजीनेस इतनी ज्यादा है कि वो उसकी रिलायबिलिटी को पूरी तरह ढक देती है। रीनी ने हाथ बांधकर कहा, हाँ, वो लेजी है, और वो बहुत बड़ा है, और वो पिग की तरह भी खाता है। जब चाहे जहां चाहे वो सो जाता है, और वो जोर जोर से खर्राटे भी लेता है। वो ज्यादा स्मार्ट भी नहीं है, और हाल ही में वो बहुत ज्यादा मोटा भी हो गया है। लेकिन वो बहुत क्यूट है। एलिजाबेथ ने भी हाथ बांधकर कहा, मुझे ये सब पता है, लेकिन फिर भी क्या तुम्हें वो इडियट पसंद है? रीनी ने दृढ़ता से सिर हिलाया और कहा, हाँ, मुझे सच में वो पसंद है। एलिजाबेथ ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, ठीक है, समझ गई। उम्मीद है सब स्मूथ रहेगा। हालांकि मेरी नजर में तुम उसके लिए बहुत ज्यादा अच्छी हो। फिर उसने आंख मारी और हंसते हुए बोली, अगर तुम्हें उसने रिजेक्ट कर दिया तो मेरे पास आ जाना। रीनी हल्की मुस्कान के साथ बोली, थैंक्स, मैं जरूर सक्सीड करूंगी। सीन बदलता है और हमें दिखाया जाता है इंपीरियल कैपिटल रियाज, जहां स्थित है डंजन रेडिंग अलायंस का हेडक्वार्टर्स। वहां एक एडवेंचरर कहता है, हमारा मानना है कि डंजन के अंदर हीरो बर्न की पार्टी पूरी तरह वाइप आउट हो गई है। यह सुनकर उसका साथी गुस्से में टेबल पर हाथ पटक कर चिल्लाया, इम्पॉसिबल! क्या तुमने नहीं कहा था कि उन लोगों ने आसानी से डंजन के गेट गार्डियन को हरा दिया था? दूसरा एडवेंचरर चिल्लाया, उनके शरीर अभी तक खोजे नहीं गए हैं, तो तुम कैसे मान सकते हो कि वो सब मर गए हैं? फिर एक और साथी ने टेबल पर जोर से हाथ मारते हुए कहा, हीरो बर्न कभी भी मॉन्स्टर से नहीं मर सकता। लेकिन एक आदमी ने अपने मन में सोचा, ये सभी लोग गलत हैं। प्राइमोर्डियल वर्ल्ड का कोर कोई साधारण डंजन नहीं है। वहां घुसने वाला या तो सबको मार देगा या खुद मारा जाएगा। उसने आगे कहा, 2 दिन बीत चुके हैं जब से बर्न की पार्टी से हमारा आखिरी बार कांटेक्ट हुआ था। अब ज्यादा चांसेस यही हैं कि हीरो बर्न अब मर चुका है और हमें इसे मान लेना चाहिए। फिर किसी ने पूछा, अगर यह सच है तो हीरो बर्न की तलवार का क्या हुआ? पीले बाल वाला व्यक्ति थोड़ी देर चुप रहा और बोला, जब से उनका कनेक्शन हमसे कट हुआ तब से डंजन में दोबारा घुस से बिना 14वीं मास्टरपीस टोनाबेला वापस नहीं मिल सकती। उसके सामने बैठे हुए व्यक्ति ने कहा, तो ऐसा है? वहां पर बैठे हुए सभी लोग आपस में चर्चा करने लगे। एक व्यक्ति ने कहा, हमें दोबारा उस डंजन में जाकर कोशिश करनी चाहिए। लेकिन दूसरे व्यक्ति ने उसका विरोध किया और कहा, नहीं, हमें दोबारा कोशिश नहीं करनी चाहिए। जब हीरो बर्न की स्क्वाड ही इस डंजन में फेल हो गई तो और कैजुअलिटीज से बचने के लिए हमें सरेंडर कर देना चाहिए। तभी एक आदमी ने कहा, हम बस यूं ही पीछे नहीं हट सकते। अगर हीरो बर्न ने वास्तव में बॉस मॉन्स्टर से लड़ाई की थी तो उन्होंने उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया होगा। उसका साथी चिल्लाकर कहा, हम वॉरियर बर्न की बात कर रहे हैं। जब तक हम बात कर रहे हैं, बॉस अपने सारे घाव हील कर चुका होगा और डंजन फिर से रीऑर्गेनाइज हो चुका होगा। एक आदमी बोला,
क्यों ना हम अपनी फोर्सेस को इकट्ठा करके डंजन पर अटैक कर दें, ताकि हम डंजन को रीऑर्गेनाइज होने से पहले ही खत्म कर सकें। बूढ़े आदमी ने अपना चेहरा हाथों से ढक लिया और सोचा, हमने पहले ही रॉयल फैमिली के प्रेशियस हीरोज और 36 मास्टरपीसेस वेपन्स में से एक वेपन को खो दिया है। अगर हमारी दूसरी टीम भी डंजन में मारी जाती है तो निश्चित रूप से हम लोगों के सिर कलम कर दिए जाएंगे। लेकिन अगर हमने इसे ऐसे ही छोड़ दिया तो रॉयल फैमिली गुस्सा हो जाएगी और हम पर तलवार तान देगी। बूढ़े आदमी परेशान होते हुए सोचा, मान लो हमने डंजन पर रेड कर दिया, लेकिन अगर क्या हो बर्न उस प्रिमोडियल कोर के बॉस, उस एंशिएंट मॉन्स्टर को कोई सीरियस इंजरी नहीं दी हो? क्या होगा अगर दूसरी सब्जुगेशन टीम डंजन पर बिल्कुल भी असर न डाल पाए? बूढ़े आदमी ने फिर उन लोगों से कहा, प्रिमोडियल कोर पर अटैक करना बिल्कुल नामुमकिन है। यह सुनकर वहां मौजूद लोग निराशा में आह भरते हैं, लेकिन तभी अचानक इंपीरियल मैजिक रिसर्च सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव्स कमरे में एंटर होते हैं। उन लोगों में से एक व्यक्ति आगे बढ़ते हुए बोला, कितना इंटरेस्टिंग है। मुझे समझ नहीं आता कि तुम लोग क्यों सोचते हो कि प्रिमोडियल कोर पर अटैक करना नामुमकिन है। एक आदमी को हैरानी हुई कि इंपीरियल मैजिक रिसर्च सोसाइटी यहां क्यों आई है। इंपीरियल मैजिक रिसर्च सोसाइटी के एक व्यक्ति ने कहा, क्या इन्हें पता नहीं कि इनके ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्डर कौन दे रहा है? बूढ़ा आदमी मन ही मन बोला, धत तेरी, कि रॉयल फैमिली ने दखल देना शुरू कर दिया है। इंपीरियल मैजिक रिसर्च सोसाइटी के एक मेज ने कहा, हम यहां आए हैं, इसका मतलब है तुम लोगों को तुम्हारे पापों की सजा मिलेगी। कितने बेवकूफ हो तुम लोग। न सिर्फ तुमने एक कीमती वॉरियर को मार डाला, बल्कि वो मास्टरपीस भी खो दिया जिसे एम्परर ने खुद हीरो बर्न को दिया था। लेकिन अगर मैं यहां मौजूद सब लोगों को मार दूं तो फिर कौन लीड करेगा अनगिनत इंपीरियल रेडिंग पार्टियों को? उसने एक आदमी के कंधे पर हाथ रखा और कहा, हां, इसलिए मैंने महाराज को एक प्रपोजल दिया है, एक सॉल्यूशन जिससे सब बच सकते हैं। हम फिर से प्रिमोडियल रियल्म के कोर तक जाएंगे। बूढ़ा आदमी हिचकिचाते हुए बोला, लेकिन जहां हीरो बर्न भी फेल हो गया, वहां हम कैसे सक्सेसफुल होंगे? मेज ने जवाब दिया, निफ्रिम, हम वहां निफ्रिम को भेजेंगे। सभी लोग आपस में फुसफुसाने लगे, ये निफ्रिम कौन है? बूढ़ा आदमी हैरान हो गया और बोला, रुको, कहीं तुम उस फेलियर की बात तो नहीं कर रहे? इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करता, मेज ने हाथ फैलाकर कहा, निफ्रिम फेलियर नहीं है, बल्कि एक अनडिनाइबल सक्सेस है। मेज ने फिर ओल्ड मैन से पूछा, तुम मुझे बताओ कि बर्न और उसकी पार्टी डंजन से जिंदा क्यों नहीं लौट पाई? क्या वे कमजोर थे या लापरवाह? मेज टेबल के किनारे बैठा और बोला, बर्न और उसकी टीम में सिर्फ एक चीज की कमी थी। जो चीज बर्न के पास नहीं थी, वो चीज निफ्रिम के पास है। वो जरूर इस रेड में सक्सेस होंगे। हमें बताया नहीं जाता कि मेज किस चीज की बात कर रहा है। और इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।